हाय एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, सॉरी बच्चों घर पे ना गेस्ट आ गए थे। आप समझ रहे हो, थोड़ा सा इसीलिए मुझे क्लास को 1 घंटे पोस्टपोन करना पड़ा, है ना। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आई नो काफी लेट है, 9 बजे, तो आई बिलीव हम लोग पहली बार क्लास ले रहे हैं, बट अच्छे से क्लास लेंगे। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेती हूँ, 45 मिनट्स की क्लास ले लेती हूँ। कल दो दो क्लासेस ले लेंगे, ठीक है। 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। कल अपन 2 क्लासेस ले लेंगे, आज 45 मिनट्स की क्लास रखते हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, है ना। और क्या पता ये सिर्फ कहने की बात भी हो, तुम्हें टाइम ट्रेवल का तुम्हें पता थोड़ी लगेगा। क्या पता तुम्हें पता ही ना लगे कि ओ 10:30 बजे हो गए, क्या पता ये मेरी कोई मेंटल ट्रिक है, क्या पता, है ना। चलो, तो बच्चों क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेट मी शेयर दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। एक बार जरा सा देखिए, टाइम 6 बजे मंडे से हो जाएगा। मंडे से अपनी जो क्लास है 6 बजे हो जाएगी, है ना। बस आज और कल की बात है कि हमारी इस तरीके से क्लासेस है, फिर 6 बजे हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तुम लोगों ने भी बहुत साथ निभाया है बच्चों, मैं बस तुम लोगों को बताना चाहती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट इट अ लॉट। कभी कभी क्योंकि तुम लोग छोटे हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हाँ भाई टीचर हमारे भगवान तो नहीं है ना। कोई रीजन हो सकता है कि क्लास का टाइम इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो तुम लोगों ने भी समझा है, इस तरीके से कंसिस्टेंटली क्लासेस लगा रहे हो। तो मैं दो ही चीजें कर सकती हूँ, या तो वर्बली तुम लोगों को थैंक कर सकती हूँ, आई एम नेवर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, और दूसरी चीज ये है, आई विल गिव माई बेस्ट कि, और तुमने देखा ही है बच्चों, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी क्लास में, दिस आई प्रॉमिस आई एम गोइंग टू डू फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अंत तक साथ चलेंगे। लंबा, हाँ लंबा सफर है, एक साथ हम लोग बढ़िया तरीके से निपटाएंगे, है ना। थैंक यू सिर्फ बोलना चाहती थी यार, जब डिजर्व करते हो तो डिजर्व करते हो। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एनर्जीज वगैरह के बारे में बात की थी, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे, फिर बाद में बच्चों हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम तक जाएंगे, और टॉपिक सभी के लिए नहीं लिखते, और नहीं करेंगे। तुम्हें पता लग जाएगा खुद से, जब 10:15 समथिंग होगा ना, सॉरी 9:45 9:50 समथिंग हो, तुम्हें खुद को पता लग जाएगा, फिर मैं तब क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करें। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, हाय। तुम लोग भी ना ऐसे ज्यादा दिल में मत बसो, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं। ओए, पीवाई क्यों कर लें, जैसे अपन ने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में नहीं किया था, पहले पीवाई क्यों किए थे। लेट्स डू दिस। अब फ्लेक्स है तो है ना, क्वेश्चंस दिखाती हूँ तुम्हें। स्प्रिंग 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 अभी मैंने करवाया नहीं है, स्प्रिंग छोड़ देती हूँ। ये देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना, और मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं, एक क्वेश्चन मिला है एनर्जीज वगैरह से, छोटा टॉपिक है ना, और ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बच्चों कनेक्टेड भी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, तो वो उसके बात कर सकते हैं। यही वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी, 2021 का क्वेश्चन है। दी थर्मल फिजिक्स का वन शॉट ले लो रात में। चलो अभी थोड़ा सा एक बार क्लास को शुरू कर लेते हैं, है ना। फिर अगर तुम लोग बोलोगे सच में, अगर तुम लोग मिलके कुछ बोलोगे तो वो तो हो ही जाएगा, मिलके बोलोगे कि यार ये करवा दो दी, तो वो तो हो ही जाएगा। अभी एक बार थोड़ा सा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा 2021 में पूछा गया था, फटाफट से आंसर कर देना।
तुम्हें बोला हुआ है अगर मान लो एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रही है एन की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी एन है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी? पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोगों ने कल की क्लास में ही किया था कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर एक जगह मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन लेती हूँ और दूसरी जगह अगर मान लो मैं पोटेंशियल एनर्जी को लेती हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स अपनी पूरी की पूरी साइकिल को कंप्लीट करेंगे इतने टाइम में, तब तक पोटेंशियल एनर्जी अपनी 2 साइकिल्स कंप्लीट कर चुकी होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड आधा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड आधा है तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 2 गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऐसे प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं आपके। अब देखना अगर मैं तुम लोगों को और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊं, तो मैंने तुमसे अब की बार ये पूछा है एट एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ठीक है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू है एक्स नॉट। फाइंड एक्स। ऐसे क्वेश्चंस तुम लोगों ने जब तुम लोगों ने पिछले साल प्रिपेयर किया था जरूर से टेस्ट वगैरह में देखे होंगे कि अगर एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो एक्स की वैल्यू बताइए। फ्लेक्स, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, यहां पर आपको कोई कंसेप्ट भी नहीं लगाना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दोनों के फॉर्मूलाज लिख दूंगी। ये मेरे पास आ गया हाफ के एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तुम्हारे पास आ गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई एक्स नॉट बाय अंडर रूट 2। एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन देखना। अब की बार मैंने तुम्हें बोला एट एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज 20% ऑफ potential energy is 20% of kinetic energy। एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 20% है, तो अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स नॉट है तो एक्स की वैल्यू बताओ। हाँ जी, सिर्फ इक्वेशन लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी इज 20% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी का 1/5 है, यही हुआ ना इसका मतलब। 20% का मतलब क्या? 20 डिवाइडेड बाय 100 बोले तो 1/5। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी का 1/5 हो गया। अब आगे फॉर्मूला ही तो लिखने हैं। हाफ के एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तुम्हारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तुम्हारे पास आ गया 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर। x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, जिससे ये नहीं होगा आप नीट नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि आपने कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, आपने एक फॉर्मूला लगाया है।
कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं। जितना इजी एक क्वेश्चन हो सकता है, जितना सीधा एक क्वेश्चन हो सकता है, वैसे क्वेश्चन रहेंगे। अब मान लो मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड कर दूं, ठीक है। अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि एट एक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन बनाने दो एक बार। क्या क्वेश्चन बनाऊं, रुको। थ्री पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो अगर मान लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर 5 मीटर है और ओमेगा की वैल्यू इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए 4 रेडियन पर सेकेंड है, फाइंड द एक्सेलरेशन एट एक्स। फाइंड द एक्सेलरेशन एट एक्स, पहला क्वेश्चन। और अब मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुमसे बाद में पूछूंगी, पहले ये वाला क्वेश्चन बता दो कि अगर एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर है, ओमेगा की वैल्यू 4 रेडियन पर सेकेंड है, तो इस एक्स पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए। हाँ जी, देखो, तो हमेशा ना डायरेक्ट अप्रोच लेके चलो कि अगर मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू तुमसे एक्स के ऊपर पूछी हुई है, तो वो वाली वैल्यू मेरे पास आ गई -ω²x। तो ओमेगा तो मेरे पास गिवन है 4, तो अब मुझे सिर्फ x ही तो निकालना है, और x के लिए तुम्हारे लिए चीजें गिवन है कि x के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है। तो ऐसे अभी ब्रांचिंग क्वेश्चंस हो गए, ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला से आंसर निकालोगे। ये 2 स्टेप क्वेश्चंस हो गए। तो अब x की वैल्यू फाइंड करो। तो तुम्हें बोला हुआ है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है, इसका मतलब हाफ के x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हाफ के x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास आ गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तुम्हारे पास आ गया 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू x0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तुम्हारे पास आ गया 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू x0 का स्क्वायर। x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास x0 डिवाइडेड बाय 2। x0 की वैल्यू 5 मीटर गिवन है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5/2 मीटर। सब्सटीट्यूट, गेट टू द आंसर। ये हो गया तुम्हारा 2 स्टेप क्वेश्चन।
-16 इंटू 5/2, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गलतियां करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर क्वेश्चन से सीखो। जितनी गलतियां क्लास में उतनी गलतियां कम टेस्ट में, फिर जितनी ज्यादा गलतियां टेस्ट में उतनी कम गलतियां नीट में। गलतियों से घबराना ही नहीं है। एक और 2 स्टेप का क्वेश्चन बनाती हूँ, बट लेट मी नाउ मेक इट अबाउट टाइम। तो क्वेश्चन मैंने तुम्हें ये दिया कि एक्स के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, नहीं, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया एट टाइम टी, ठीक है, एट टाइम टी potential energy is 1/3 of the kinetic energy, ठीक है, potential energy is 1/3 of the kinetic energy। तो अगर मान लो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कैपिटल टी है, टी को फाइंड करो। ऐसा एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, पीवाईक्यू से ऑलरेडी ऊपर चल रहे हैं, पीवाईक्यू मैंने तुम्हें दिखा दिया किस लेवल के हैं, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। बताओ कि अगर टी टाइम के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 है और इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू कैपिटल टी है, तो टी की वैल्यू बताओ। करो एक बार इसको सॉल्व। हाँ जी, देख लेते हैं। तो देखो ये चीज ना ध्यान देना, अगर कभी भी गिवन ना हो ना कि मोशन कहाँ से शुरू हुआ है, हमेशा अज्यूम करना कि जो मोशन है मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम के लिए भी याद रखना, अगर कभी भी नहीं गिवन है, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अगर कभी भी नहीं गिवन है तुम्हारे किसी टेस्ट में या फिर एग्जाम में, अज्यूम करना बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अब देखो जिस हिसाब से मुझे चीजें गिवन है, मैं तो x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, और एक बार जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं कि अगर टाइम पीरियड की वैल्यू कैपिटल T है तो x का डिस्प्लेसमेंट बता दो कितने टाइम के बाद आएगा। तो पहले तो हम लोग x ही निकालेंगे, और x तो अभी हम लोगों ने निकाला है।
ये जरा सा देखो, x की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने निकाली है कि जिस x के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के 1/3 होगी, वो वाला डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया, ये जरा सा देखना। वो वाला डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना आ गया, x0 डिवाइडेड बाई 2। अब तुमसे यही तो पूछा हुआ है कि अगर टाइम पीरियड की वैल्यू कैपिटल T है तो कितने टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है आधा हो जाएगा। तो देखो ना, बॉडी मीन पोजीशन से शुरू हो रही है, ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। मीन पोजीशन से शुरू हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। तो अगर हम लोग x इज इक्वल टू 0 से x0 बाई 2 तक जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 0 से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तक जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जा रहे हैं। तो एंगल कितना कवर हुआ है, एंगल को कवर हुआ है 30 डिग्री का। अब 3 स्टेप हो गया ये। अब यूनिटरी मेथड लगाओ कि भैया कैपिटल T टाइम वो टाइम है जिसमें 360 डिग्री का एंगल कवर होगा, मुझे वो टाइम निकालना है जिसमें 30 डिग्री का एंगल कवर हो। ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कैपिटल T बाई 12, विच इज गोइंग टू गिव यू द आंसर। है ना? देखो दोबारा से, मैंने तुम्हें बोला किस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 1/3 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना सबसे ज्यादा आसान है, हमने निकाल लिया कि भैया ये तो इतने डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस पता नहीं हम लोगों ने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। बॉडी मेन पोजीशन से शुरू हो रही है, तो मुझे बस ये देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, तो हम साइन की वैल्यू 0 से साइन की वैल्यू 1/2 तक जा रहे हैं, हम 0 से 30 डिग्री तक जा रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं। तो अगर कैपिटल T टाइम पीरियड है तो कैपिटल T के टाइम में 360 डिग्री एंगल कवर होगा। यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल लिया कि कितने टाइम में 30 डिग्री का एंगल कवर होगा, वो आंसर आ गया मेरे पास कैपिटल T बाई 12 आंसर। 3 स्टेप क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गए बच्चों तुम्हारा ये वाला टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इन सब के ऊपर। अब ना ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं गए हैं, लेकिन अब ये ना एक एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्मेट में आएंगे, 5th टॉपिक के अंदर आएंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम की। बिल्कुल सेम टॉपिक है, लेकिन अब की बार एप्लीकेशन बेस्ड है। तो यहां पर अब 5th टॉपिक लिख दो, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स। अब देखो यहां से थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम सबसे पहले एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। डायग्राम बनाइए, बस यहां पर ये लिख दो, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स जिसकी वजह से सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा। पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, ये लेते हैं। ठीक है, रुको रुको, ये करो, फिर कोई बीच का ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। फिर इस तरीके से कोई बीच का डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, मतलब एक मेन पोजीशन ले ली, एक बीच की कोई पोजीशन ले ली,
और चुंगलूज एक हम लोगों ने बिल्कुल ही एक्सट्रीम पोजीशन ले ली। तीन पोजीशंस को स्टडी करेंगे। बात इतनी है, चाहे पहली पोजीशन हो या दूसरी पोजीशन हो या तीसरी पोजीशन हो, नया टॉपिक नहीं लग रहा होगा अभी तक ये। जो मैकेनिकल एनर्जी पहले पॉइंट पे है वही सेकंड पॉइंट पे होगी, वही थर्ड पॉइंट पे होगी। तो पहला पॉइंट मीन पोजीशन ले लिया, दूसरा पॉइंट कोई रैंडम पॉइंट ले लिया, और तीसरा पॉइंट बच्चों मैंने एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया। ये है x इज इक्वल टू 0, ये कोई x का डिस्प्लेसमेंट मान लो, और ये तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो कि मेन पोजीशन पे होती है, यहाँ पर थोड़ी सी कम वेलोसिटी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी होगी, फर्स्ट पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, विच इज हाफ m v नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। सेकेंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी है। तीसरे पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लगा नया टॉपिक? हाँ जी, लिखो। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। मैकेनिकल एनर्जी is purely kinetic at the mean position और इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी इज प्योरली पोटेंशियल at the extreme position। पहला पॉइंट। प्रिटी जेन्युइन? हाँ जी, यस, सेम चीज अलग अलग फॉर्म में, एनर्जी वाला ही चल रहा है ना, बस अब की बार हम लोग एनर्जीज को एक स्पेसिफिक केस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, और दूसरा हम लोग यहाँ पर समझ ही चुके हैं, दूसरा हम लोग समझ ही चुके हैं कि जब मीन पोजीशन से लेके हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, ये लिखवा भी मैं चुकी हूँ बट ये एक और बार लिख लो। जब हम लोग मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जब कोई भी बॉल ग्राउंड से दूर जाती है, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है, तो वैसे ही जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं कि मान लो अगर हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से लेके मीन पोजीशन तक जाते हैं, ठीक है, तो अब की बार काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी।
मेक सेंस? डू नॉट आंसर समवन नेम्ड तनु। अगर तुम लोगों ने देखा होगा, बिकॉज मैं तो कमेंट्स देखती हूँ, हर दूसरे क्लास में इस बच्चे को किसी ना किसी चीज से प्रॉब्लम हो गई। कभी वो फॉन्ट से, कभी वो टाइम से, कभी किसी टॉपिक से। डोंट आंसर। जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा आपको क्यों समझ आएगा? अगर आपको समझ आ जाता अभी टॉपिक खत्म हो जाता। डोंट आंसर है। जो सिर्फ कंप्लेन करने आया है, जो वो आप उसकी कभी हेल्प ही नहीं कर सकते। वो सोल्यूशन के लिए थोड़ी यहाँ पर कमेंट कर रहा है, उसको सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। जो बच्चा टॉपिक खत्म होने से पहले बोल रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, कैसे, क्या हेल्प करोगे तुम उसको? लिखो। डन, ठीक है। अब देखो, ये भी तुम लोगों को पता लगेगा कि यार ये भी थोड़ा सा रिपीटेड सा ही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है। तो मेरे पास आ गया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हाफ एम ओमेगा का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। देखो, या फिर इसको ऐसे लिख दो। हाँ जी, तीसरा पॉइंट भी कर चुके हैं अपन। तनु, दिस इज नॉट शेयरिंग। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैंने हर तीसरी क्लास में तुम्हारे कितने कमेंट्स देखे हैं, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। मत करो शेयर, मत करो शेयर, पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी हम लोगों ने कर लिया कि व्हेन अ स्प्रिंग ब्लॉक, व्हेन, या फिर हाँ, व्हेन अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, when a spring block system shows simple harmonic motion, हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू निकाली थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। दोबारा से डिराइव करने का कोई पॉइंट है नहीं। ओमेगा की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा हो जाता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। मैं तुम्हें बता नहीं सकती इसके ऊपर कितने क्वेश्चंस हैं जहां पर तुम्हें टाइम पीरियड निकालना होता है। सब करेंगे, पहले एक बार डिस्कस करते हैं। तो जहां से मेरे पास आ गया कि अगर मुझे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना हो तो वो वाली वैल्यू हो जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना मास लटका हुआ है डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है। डन? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लिखो आगे, ठीक है। एक मिनट पूनम, ये देखो, आगे बढ़ते हुए, ठीक है। आगे ऐसा करो, ये हम लोगों ने एनर्जीज वगैरह के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब यहां पर डालो, यहां पर डालो कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, कटिंग ऑफ द स्प्रिंग। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, फिर ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, कि अगर मान लो मैं एक स्प्रिंग को कट कर दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है और जिसकी लेंथ l है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k ले लो और इसके लेंथ की वैल्यू को l ले लो। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैंने इस स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है, मान लो ये जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ मैंने l/4 कर दी और ऑब्वियस सी बात है जो मेरे पास बची हुई लेंथ है वो मेरे पास 3l/4 आ गई। कंसेप्ट देखो अब कितना है, ये तो मैंने तुम्हें बताया कि मैंने एक स्प्रिंग को कट किया, अभी तक कुछ सिखाया नहीं। कंसेप्ट यहां पर ये है, हमेशा याद रखना, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसकी लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये तुम्हें जेन्युइन लगेगा भी। अगर मान लो एक बहुत बड़ी सी स्प्रिंग है, ऐसे टंग 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 कर सकते हो तुम लोग, आराम से उसको स्ट्रेच कर सकते हो, आराम से उसको कंप्रेस कर सकते हो। लेकिन जो बिल्कुल इस तरीके से छोटी सी स्प्रिंग है, सबसे ज्यादा मुश्किल कंप्रेस करना और स्ट्रेच करना उसी को होता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस अब ये इतना कंसेप्ट है, अब इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर लेंथ 4 के फैक्टर से, अगर 4 के फैक्टर से कम हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के फैक्टर से बढ़ गया। यहां से लेके यहां तक आओ, जो लेंथ है 4 के फैक्टर से कम हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 4 के फैक्टर से बढ़ गया। और अब यहां से लेके यहां तक चले जाओ कि जब मैं यहां से लेके यहां तक जा रही हूँ, लेंथ ट्रिपल हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 होगा। तो अगर पहले वाले का 4k है, दूसरे वाले का 4k/3 हो जाएगा। इसको तुम लोग ऐसे यहां से लेके यहां तक भी आ सकते हो कि भाई लेंथ 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3/4 से डिवाइड होगा, फिर भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। एक और करवाती हूँ बट क्वेश्चन की फॉर्मेट में, अपने नोट्स में इतना डालो। डन, क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा। मान लो मैं तुम्हें बोलूंगी भैया ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके लेंथ की वैल्यू 20 मीटर है और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 50 न्यूटन पर मीटर है। अब मैंने इस स्प्रिंग के 2 हिस्से कर दिए, ये तुम सॉल्व करना, ठीक है। द स्प्रिंग इज कट, द स्प्रिंग इज कट। ये आ गई 5 मीटर की लेंथ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। नहीं 5 मीटर नहीं, 4 मीटर लेती हूँ। ये आगे 4 मीटर की लेंथ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है। और ये मेरी बची हुई 16 मीटर की लेंथ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है। रेशियो भी पूछ सकते हो लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यूज जानना चाहूंगी। फाइंड k1 एंड k2, निकालो।
हाँ जी, देखो यहां से लेके यहां तक आ जाओ। मैं देख पा रही हूँ कि भैया जो लेंथ है 5 के फैक्टर से डिक्रीज कर रही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5 के फैक्टर से बढ़ेगा। तो K1 की वैल्यू आ गई 5 टाइम्स ऑफ K, विच इज 5 टाइम्स ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 200 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 250 न्यूटन पर मीटर, 250 न्यूटन पर मीटर, एज इजी कैन बी। अब तुम चाहे यहां से लेके यहां तक चले जाओ या यहां से लेके यहां तक चले जाओ। यहां से लेके यहां तक जाना इजी है तो मैं ऐसे जाऊंगी। अब जब मैं यहां से लेके यहां तक जाती हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि जो लेंथ है 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 4 के फैक्टर से डिक्रीज होगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई K1 डिवाइडेड बाय 4। K1 की वैल्यू कितनी है, 250 न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय 4, बोले तो 125 62.5 न्यूटन पर मीटर। देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यशस्विनी, गलतियां होती रहती हैं, है ना। तुम्हें पता लग गया कि यहाँ पर भी गलती हो सकती है, अब आगे से तुम्हारा ध्यान वहीं जाएगा। ये हो गया कटिंग ऑफ द स्प्रिंग, है ना। अब नोट मेकिंग को खत्म करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग्स डिस्कस करके। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, तो दो ही तरीके के कॉम्बिनेशन है, एक आ गया सीरीज, एक आ गया पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन, एक मेरे पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, एक के बाद एक स्प्रिंग। तो मान लो ये मेरे पास एक स्प्रिंग आ गई, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। फिर उसके बाद मेरे पास दूसरी स्प्रिंग आ गई जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, और मान लो यहाँ पर M का मास लगा हुआ है। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक के बाद एक। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों स्प्रिंग्स एक साथ, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इससे कनेक्टेड है इस तरीके से एक M मास। सीरीज और पैरेलल तो पता है ना, सीरीज का मतलब एक के बाद एक, पैरेलल का मतलब दोनों एक साथ। मैं क्या ही करूं टाइम ट्रैवल का, बज गए हैं 9 तो बज गए, सॉरी 10 बजने वाले हैं तो बजने वाले हैं। तो अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज सो बेसिक, अगर मान लो मैं इसको F के फोर्स के साथ खींचूं तो पूरा कनेक्टेड ही तो है। तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा वो भी F का होगा। ये देखो, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो भी F का हुआ, इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ वो भी F का हुआ, क्योंकि एक ही तो है। अगर मान लो मेरे पास ये इस तरीके से एक धागा है, मैं इसको 10 न्यूटन से खींचूं तो कहीं पे भी टेंशन निकाल लूं वो 10 न्यूटन ही आएगी ना। तो मैंने जब इस M मास को F के फोर्स के साथ खींचा तो मैंने पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में F का रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस कर दिया ना। तो इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स F का प्रोड्यूस हो गया, इसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स F का प्रोड्यूस हो गया। मान लो इसमें स्ट्रेचिंग x1 की आ गई, इसमें स्ट्रेचिंग x2 की आ गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि मान लो अगर मैंने इसको F के फोर्स के साथ खींचा, तो अब कुछ रिस्टोरिंग फोर्स, अब की बार ये पैरेलल में है, एक के बाद एक नहीं आ रहे, दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो कुछ रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर डेवलप हुआ, कुछ रिस्टोरिंग फोर्स नीचे डेवलप हुआ। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों में सेम स्ट्रेचिंग आएगी, इसके अंदर भी एक्स की स्ट्रेचिंग आ गई, इसके अंदर भी एक्स की स्ट्रेचिंग आ गई।
ये समझो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रिस्टोरिंग फोर्स will develop in both the springs. पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोथ दी स्प्रिंग्स, कि मान लो अगर ये फॉर एग्जांपल मास 2 मीटर आगे गया तो ये भी 2 मीटर से स्ट्रेच हुई है, ये भी 2 मीटर से स्ट्रेच हुई है. बोथ दी स्प्रिंग्स will stretch by the same amount. Both these springs will stretch by the same amount. लिखो. यहां पर मैं बोल सकती हूं, देखो अब अगर मान लो मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर जाऊं, दोनों तरफ ऊपर नीचे है ना ये थोड़े, तो यहां पर देखो मैं बोल सकती हूँ कि भैया जो स्ट्रेचिंग कॉम्बिनेशन में आई है इट इज इक्वल टू जो स्ट्रेचिंग पहले वाले में आई है प्लस जो स्ट्रेचिंग दूसरे वाले में आई है. और यहां पर मैं बोल सकती हूँ जो रिस्टोरिंग फोर्स कॉम्बिनेशन में डेवलप हुआ है इट इज इक्वल टू पहले वाले में कितना डेवलप हुआ प्लस दूसरे वाले में कितना डेवलप हुआ. ये फॉर्मूला तो आई बिलीव आपको पता ही होगा कि स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स आता है उसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं इट इज k मल्टीप्लाइड बाय x. तो ये छोटी सी डेरिवेशन, तो ये मेरे पास आ गया रिस्टोरिंग फोर्स जो कॉम्बिनेशन में है डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट जो कॉम्बिनेशन का है इट इज इक्वल टू पहले वाले में कितना रिस्टोरिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय उसके k की कितने वैल्यू है, दूसरे वाले में कितना रिस्टोरिंग फोर्स है डिवाइडेड बाय k की कितने वैल्यू है. और यहां पर हमारे पास आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग जो कॉम्बिनेशन में आई है इट इज इक्वल टू पहले वाला के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है प्लस दूसरे वाले का कितना मैग्नीट्यूड है. ऑब्वियसली बात है डेरिवेशन तुम्हें वहां पर नीट में करनी नहीं है बट छोटी सी है, बड़ी बेसिक सी है, तो कर सकते हैं हम लोग. तो यहां से फिर तुम्हारे पास आता है, अब तुम देख ही पा रहे हो रिस्टोरिंग फोर्स जो पहले वाले में डेवलप हुआ है वही दूसरे वाले में डेवलप हुआ है, वही कॉम्बिनेशन का है, तो ये सब कट गया. वैसे ही जो स्ट्रेचिंग कॉम्बिनेशन में आई है वही पहले वाले में आई है, वही दूसरे वाले में आई है, वो भी कट गया. तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाता है कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन के नेट स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू निकालो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है. जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं करते, वैसे ही स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालने पे क्वेश्चंस आते हैं. और यहां पर फिर बच्चों हमारे पास बन गया स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है इट इज इक्वल टू k1 प्लस k2. देखो ना कॉम्बिनेशन में अगर मान लो मैंने F के फोर्स से खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स कॉम्बिनेशन में F ही आया ना, वही पहले वाले में है वही दूसरे वाले में. वैसे कॉम्बिनेशन अगर मान लो यहाँ पर 2 मीटर से स्ट्रेच हुआ तो ये भी 2 मीटर से हुआ, ये भी 2 मीटर से हुआ. यस कैपेसिटर्स जैसा फॉर्मूला लिखो अभी.
तुम्हें दोबारा से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे लिए नेक्स्ट स्लाइड हो जाएगी, इसीलिए डायग्राम ताकि तुम लोगों को साथ साथ दिखता रहे, तो डायग्राम एक और बार मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। लिख लो एक बार ये। बिल्कुल कैपेसिटर जैसे नेट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इसी फॉर्मूला से निकालते हैं, कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसी से निकालते हैं। एक घंटा हो गया क्लास को, कहाँ पता लगता है यार। ये देखो, तो ये मैंने दोबारा से कर दिया क्योंकि मेरे लिए दूसरी स्लाइड है, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, कभी तंग हो तुम लोग। लिख लिया ये? हाँ जी। इसके बाद तुरंत पीवाईक्यूज पे जाएंगे, पीवाईक्यूज इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, तुरंत पीवाईक्यूज पे जाएंगे और देख लेना पीवाईक्यूज ना अगर तुमसे सॉल्व होता हूँ। जो टॉपिक नहीं है डिफिकल्ट वो नहीं है, ये तो कंसेप्चुअल नहीं है ना, अभी बिल्कुल ही मैथमेटिकल सा हो गया। तो तुम लोग समझ पा रहे हो, नेक्स्ट टॉपिक में अगर मान लो मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूं अगर इस सिस्टम का, तो टाइम पीरियड का अगेन मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, 2-3 फॉर्मूलाज नहीं है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का कितना आ जाएगा, 2π√m/k। तो मास की वैल्यू क्या है, m, और यहां पर आ जाएगा नेट स्प्रिंग कांस्टेंट। और जब आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे, ये वाला फॉर्मूला तो जीवन में कभी याद मत रखना, जब आप उसको सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1, ना तुम्हारे पास आ गया k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय k1 k2। जिंदगी में कभी मत याद रखना, नोट्स में लिखना पड़ता है। नेट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो अभी हमने डिराइव की है, अगर मैं उसको लिख दूं तो यही चीज अब साइड में लिखेंगे, टॉपिक खत्म। वैसे ही अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं, यहां पर भी टाइम पीरियड 2π मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ मास कितना कनेक्टेड है, डिवाइडेड बाय नेट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, क्योंकि अब की बार एक स्प्रिंग नहीं है। तो यहां पर अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा m डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। लिख लो, और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपकी छुट्टी। पीवाईक्यू करने में तो बहुत ही मजा आ जाएगा, टाइम का पता भी नहीं लगेगा। डन, ठीक है। अब पीवाईक्यूज करते हैं। अब पीवाईक्यूज पे चलते हैं।
बहुत पीवाईक्यूज हैं। यही मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक हो गया ना, फिर इसके बाद एक टॉपिक रहता है पेंडुलम। दोबारा से बोल देती हूँ जस्ट इन केस किसी बच्चे ने मिस किया हो, क्लास के शुरुआत में हमने यही बात करी थी। मंडे से आपकी टाइमिंग्स 6 बजे हो जाएंगे। बार बार ना रिपीट मत करवाया करो बस। एक्चुअली थोड़ा सा ना मेरा दिमाग खराब भी है, ऐसे बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा डांटती है, प्यार से भी समझा सकते थे। दो 2023, 24, 25 देखना है बस। तन्वी कह रही है दिया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, दिन ही बेकार है आज का। हो सकता है, मम्मी ने भी नजर उतारी है मेरी। मम्मी डर गई, कहते कि ऐसे वो जो दिया कि वो मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, बट हरियाणवी में हम बैत बोलते हैं, कैसे बैत वार देते हैं ऐसे। हाँ बाती, हाँ बाती, है ना। आज के दिन में थोड़ा सा है लोचा, हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी तनु, थोड़ा सा ज्यादा आपको डांटने के लिए, गलती आपकी थी, बट मैं आपको प्यार से समझा सकती थी, मेरा फर्ज बनता है आपको प्यार से समझाने का। आई लॉस्ट माई कूल एंड दैट इज नॉट मी एंड आई डोंट फील गुड, सो आई एम सॉरी। मिल जा भाई क्वेश्चन, कब से ढूंढ रही हूँ। तेईस में भी नहीं मिला। लोल मत करो कमेंट सेक्शन में, मेरे से पंगे मत लो। लोल मत करो। ब्लॉक ब्लॉक हो जाओगे आज, समझ आ गई। आज थोड़ा डट के रहो। कहाँ है यार क्वेश्चन यार। ये पेंडुलम के ऊपर पूछा गया था। दिया, मुझे ना बाती के नाम से याद आया, तुम लोगों ने वो देखा है दिया और बाती हम। बस पीवाई क्यों करते हैं जैस्मिन, फिर चले जाना है ना। इतना तो मतलब वाइट जोन का टॉपिक है, इतने तो पीवाई क्यूज है ही नहीं। देखा है दिया और बाती हम। बढ़िया था ना। अब बाती का नाम मतलब तुम लोगों ने बताया ना, याद दिलाया, उसको बाती बोलते हैं, तो मेरे दिमाग में बार बार गाना ही चल रहा है, गा देती हूँ, है ना। हमने जो देखे सपने सुहाने, उन सपनों को अपना बनाने, तू सूरज में सांझ पिया जी, तारे होठों की मैं मुस्कान पिया जी, थारो मारो मिलन ऐसो लगे रे साथी जैसे, कुछ तो ऐसा है।
बढ़िया लड़की मर जाती है लेकिन लास्ट में बताएं, अपने उस गांव को बचाते बचाते। कुछ भी वाव वाला तो मैंने ट्राई भी नहीं करा, ठीक है, मैंने लिटरली लिरिक्स सिर्फ स्टेट करी है। फेक मत बनो, फेक अप्रिसिएशन मत दो अभी इधर। चलो कोई एक अच्छा सा गाना गा देती हूँ, तुम्हारा भी मूड रिफ्रेश होगा, मेरा तो होगा ही। और फिर पीवाईक्यू करते हैं। ये बच्चों एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, कुछ मैं बना दूंगी। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार हूँ, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हाँ हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबो। अच्छा किटेरेत्सु का नहीं था। डोरेमोन, मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबो। डोरेमोन, जीने का सही यार गाने दो यार, एक और गाना गाने दो प्लीज बच्चों। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जाने पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के लेके खुशी ये आए, सबकी जिंदगी ये सवारे ये है डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। ऑसवर्ल्ड याद है, गाना नहीं याद। ऑसवर्ल्ड का गाना होता था। मूड रिफ्रेश, चलो आ जाओ बच्चों। ऑसवर्ल्ड का भी गाना होता था भाई, और कोई नहीं याद मुझे, बस बस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये वाला क्वेश्चन देखना, 2017 का क्वेश्चन है ये। तुम्हें बोला हुआ है एक स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है के, और उसको मैंने 1:2:3 की लेंथ में काट दिया। फिर बाद में जब मैंने सबको सीरीज में जोड़ा तो स्प्रिंग कांस्टेंट इतना आया। फिर बाद में जब मैंने सबको पैरेलल में जोड़ा तो स्प्रिंग कांस्टेंट इतना आया। दोनों का रेशियो पूछा हुआ है तो दोनों को निकालोगे ना, इतना कुछ बड़ा क्वेश्चन है, दोनों को निकालोगे तो मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्प्रिंग थी, इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है के, लेंथ की वैल्यू एल ले लो, तो मैंने उसको 1:2:3 में अगर बांटा है उसकी लेंथ को, तो मैंने उसको उसके 6 टुकड़े किए ना, जिसका एक टुकड़ा यहाँ पर है, 2 टुकड़े यहाँ पर है, 3 टुकड़े यहाँ पर है ना। कि अगर मैं 6 हिस्सों की बात करूं तो 6 हिस्सों में से एक हिस्सा यहां पर है, 2 हिस्से यहां पर है 2l/3, 2l/6, देखो l/6 के 2 हिस्से यहां पर है, तो इसकी लेंथ को मैं l/3 भी बोल सकती हूँ, और l/6 के 3 हिस्से यहां पर है, 3 टाइम्स ऑफ l/6, जिसको मैं l/2 भी बोल सकती हूँ। ये ठीक है, रेशियो वाला इन्होंने अच्छा कर दिया कि इन्होंने बोला लेंथ को 1:2:3 में काटा। इसका मतलब अगर एक की इसका मतलब समझ रहे हो, अगर एक की लेंथ x है, दूसरे की 2x है, तो तीसरे की 3x है, तो टोटल लेंथ 6x होगी ना, 6x इज इक्वल टू l। तो अगर इसकी लेंथ x है तो वो l/6 है, अगर इसकी लेंथ 2x है तो वो l/3 है, अगर इसकी लेंथ 3x है तो वो l/2 है। देखो x मल्टीप्लाइड बाय 1 x मल्टीप्लाइड बाय 2 बोले तो l/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 l/3, 3 मल्टीप्लाइड बाय x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय l/6 l/2। अब इनके स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लो। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक जाऊं, देखो जब मैं यहां से लेके यहां तक जा रही हूं, जो इजीएस्ट वे लगेगा वहां से लेके वहां तक जाऊंगी, मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगी, लेंथ 1/6 हो रही है, लेंथ 1/6 हो रही है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6 के फैक्टर से बढ़ेगा। अब मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगी,
लेंथ डबल हो रही है, लेंथ डबल हो रही है, इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो जाएगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 3K। अब मैं यहां से लेके यहां तक जाऊंगी, लेंथ आधी हो रही है, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। तुम इसको ना पता है ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर मान लो, देखना व्हाट वाज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग इट, अगर लेंथ का रेशियो 1:2:3 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, 3:2:1। तो अगर इसके स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं 3K लूं तो इसको मैं 2K ले लूंगी, इसको मैं K ले लूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो रेशियो ही निकालना है ना तुम लोगों को। अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको सीरीज में बांधा, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट K1 आया, इसका मतलब 1/K1 सॉरी K डैश आया। सो 1/K डैश इज इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। तो यहां पर K डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6K डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6K। और जब मैंने पैरेलल में बांधा तो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 डैश आया, तो K2 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, सबको ऐड कर दूंगी, 6K प्लस 3K प्लस 2K 11K। रेशियो निकालते रहो, जब मैं डिफाइन कर पा रही हूँ रेशियो निकालने में क्या दिक्कत है। तो ये वाली वैल्यू आ गई K डिवाइडेड बाय 11K, 1/11 गिविंग मी द आंसर। बस फॉर्मूला बेस्ड है कि मुझे यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के स्प्रिंग कांस्टेंट का रेशियो पूछा हुआ था, तो पहले मैं इन तीनों के स्प्रिंग कांस्टेंट को तो निकाल लूं, तो दोनों कंसेप्ट लग गए, तुम देख रहे हो। गुड क्वेश्चन। इसमें कटिंग ऑफ द स्प्रिंग वाला भी कंसेप्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग वाला भी कंसेप्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग वाला भी स्प्रिंग कंसेप्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखना, ये तुम्हारा 2016 का क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है कि हम लोगों ने एक m मास की बॉडी को टांग दिया, थोड़ा सा नीचे खींचा और रिलीज कर दिया। अब वो ऑसिलेट करने लग जाता है 3 सेकंड के टाइम पीरियड से। तो एक मास है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, थोड़ा सा नीचे अगर मैं उसको खींचूं और छोड़ दूं तो वो जो मास है इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू 3 सेकंड दे दी। फिर तुम लोगों को आगे बोला हुआ है कि अगर मैं मास को 1 kg से इंक्रीज कर दूं तो अब की बार टाइम पीरियड 5 सेकंड हो जाता है। तो m की वैल्यू बताओ कि जब m मास कनेक्टेड है टाइम पीरियड 3 सेकंड है, जब मैं उसमें 1 और kg ऐड कर दूं तो टाइम पीरियड 5 सेकंड है। m की वैल्यू पूछी हुई है, डिफाइन करो। भगवान देख लेंगे कि किस तरीके से आंसर आएगा, डिफाइन कर दो। पहला टाइम पीरियड 3 सेकंड है, सो दैट इज 2 अंडर रूट ऑफ कितना मास कनेक्टेड है, m मास कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को k ले लो। फिर दूसरे वाला सिनेरियो भी डिफाइन कर दो कि आपके पास टाइम पीरियड 5 है, जब मैंने मास को 1 से इंक्रीज कर दिया तो मास मेरे पास आ गया m+1, स्प्रिंग अब भी वही है। दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट के से अंडर रूट के कट जाएगा, एक ही वेरिएबल बचता है। फिर दोनों को डिवाइड कर दूं तो तुम्हारे पास आ गया 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m/m+1। तुम्हारे पास आ गया 9/25 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m+1। तुम्हारे पास आ गया 9m+9 इज इक्वल टू 25m। तुम्हारे पास 9 की वैल्यू आ गई 16m, और इसी तरीके से m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 9/16 kg। ठीक है, 2-3 और क्वेश्चंस करवा दूं, नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कल 2 क्लासेस ले लेती हूँ, 1-1 घंटे की। मतलब जैसे हम 1.5 आवर्स की क्लास लगाते हैं ना, कल 2 क्लासेस होंगी 1 घंटे 1 घंटे की। ठीक है, एक तो हमारी यही 8 बजे, और एक का टाइमिंग मैं तुम लोगों को ग्रुप पे बता दूंगी एक बार टीम से बात करके कि कल कौन कौन से टाइमिंग्स अवेलेबल है। कल ये वाला चैप्टर खत्म,
हमारी 8 बजे वाली क्लास से पहले चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर 8 बजे वाली क्लास में जो अगेन हमारी 1 घंटे की क्लास होगी, वेव्स को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, गुड बाय।